आप सब लोग फाइनली अब तुम लोग 10th से 11th में शिफ्ट हो चुके हो। बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होपफुली सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा। और अब हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। देखो, जो 11th क्लास है वो डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी भी नहीं कह सकते, बट हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम लोग अगर साथ के साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो केमिस्ट्री है वो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अगर 11th में आके पढ़ रहे हो, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो एक चीज याद रखना, जब भी तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री क्या, तुम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे मैथ्स पढ़ोगे, चाहे बायो पढ़ोगे, एनसीईआरटी अपने साथ जरूर रखी जाएगी। 10th में भी हम लोग एनसीईआरटी से ही कर रहे थे। लास्ट हमारा जो रामबाण था वो एनसीईआरटी ही थी। एनसीईआरटी को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन ही है, एटम क्या है। बचपन में 9th पढ़ के आए हो तुम लोग। 9th में तुमने एटम के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। और जो शेल्स थे बाहर, जिसको के शेल, एल शेल, एम शेल बोलते थे, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन्स जो थे वो न्यूट्रल थे। ठीक है, इसके बाद ये दोनों चीजें भी तुमने पढ़ी है। आइसोटोप्स क्या था, आइसोबार्स क्या था। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर हमेशा मास नंबर होता है। मैं सिर्फ तुम्हारे को भी इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ, अभी धीरे धीरे करके हम लोग 11th की पढ़ाई पर जाएंगे। आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है तो ये हाइड्रोजन ही है, बट हाइड्रोजन के मास नंबर डिफरेंट है, तो ये होते हैं आइसोटोप। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, पढ़ा है हमने। ठीक है, एक बार इसको देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हारे को थोड़ा सा बात करेंगे कि मास नंबर कैसे निकालते थे हम लोग, एटॉमिक नंबर कैसे पता चलता था, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते थे। इतना स्क्रीनशॉट बहुत बेसिक है, रख लो अपने पास। ठीक है, फिर अभी आगे चलते हैं बच्चों। आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज करने से पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लेकर। ठीक है, 9th ही कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा वो मत करना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी 9th पे ही बात कर रहे हैं। जो नीचे लिखा होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो हमेशा मास नंबर होता है। ठीक है, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर हमेशा मास नंबर होता है। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रिमेंबर, हम लोग को हमारे 9th में टीचर ने कम से कम 20 या 30 एलिमेंट्स को लर्न करवाया होगा। अगर नहीं करवाया तो हमें वो करने पड़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इसमें अगर मास नंबर की बात करूं, मास नंबर है 23। ऊपर वाला हमेशा मास नंबर, नीचे वाला हमेशा एटॉमिक नंबर। एंड रिमेंबर वन थिंग, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कभी भी कम ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा लेन देन होता है। इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही गेन किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स में ही शेयरिंग होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज रिमेन सेम। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो तुम्हारे पास प्रोटॉन्स भी 11 ही रहेंगे। ठीक है, अब इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 11 है, क्योंकि सोडियम एक आयनिक फॉर्म में नहीं है, सोडियम एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे। अगर सोडियम आयन होता, अगर मैं Na को Na+ लिखती, ठीक है, इसका क्या मतलब था, एक इलेक्ट्रॉन दिया,
रिमेंबर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में की थी, 281। अब अगर प्लस है तो एक दे दिया, ये आयन है, ये सोडियम का आयन है। इस सोडियम के आयन में इलेक्ट्रॉन्स 10 है मगर प्रोटॉन्स 11 ही है, ठीक है। ये सोडियम एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। बट जैसे ही सोडियम आयनिक फॉर्म में गया, प्रोटॉन्स आज भी सेम है, कम ज्यादा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर तुम्हारे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ना इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तुम्हारे पास हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। 23 में से 11 माइनस किए जाएंगे और तुम्हारे पास हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज है, एनसीईआरटी में भी इसका इंडेक्स में क्वेश्चन है। तुम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हो या न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो, और हाउ टू फाइंड द मास नंबर। मास नंबर का मतलब है एटॉमिक प्रोटॉन्स में अगर तुम न्यूट्रॉन्स ऐड कर देते हो तो वो मास नंबर का। प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं, वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होते हैं। कम ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होते हैं। और अगर टीचर ने बोला न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करो तो इन दोनों को तुम सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज थी, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अभी हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी पुरानी ही रिकॉल कर रहे हैं। आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स एक ऐसी चीज है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। अभी पहले क्या बात की थी, एक आइसोटोप्स और एक आइसोबार्स। एक में टॉप वेरी करेगा, एक में बेस वेरी करेगा। आइसोटोप्स, आइसोबार, एक में टॉप वेरी करेगा, एक में बेस वेरी करेगा, ठीक है। अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो मास नंबर के ऊपर इंपैक्ट है। आइसोटोप, आइसोबार, एक में मास नंबर का इंपैक्ट पड़ता है, एक में एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कहानी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। कार्बन है, इसको और इसको माइनस कर दो, इसको और इसको सबट्रैक्ट करो, इसको और इसको सबट्रैक्ट करो, हर एक में न्यूट्रॉन्स 8 8 8 आ रहे हैं। तो दीज आर आइसोटोनिक स्पीशीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नीट के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम लोग ये चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली बच्चा लोग तुम लोग अपना जेई और नीट का सिलेबस साथ के साथ कवर कर रहे हो, ठीक है। इसमें मत टेंशन लेना कि मैम नीट नहीं करवा रही है, मैम जेई नहीं करवा रही है, मैम साथ में तुम्हारे को हाईलाइट कर देंगे कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एक ऐसे स्पीशीज जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। नई चीज आई है ना। O2 नेगेटिव की बात करें, ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक नंबर कितना है चेक करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सेल्फ एटॉमिक नंबर 8 है। ऐसे ही फ्लोरीन, ऐसे ही सोडियम, सोडियम 11 था ना। फ्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन नोबल गैस से पहले आता है, लेन देन का काम होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2 और 6, जब ऑक्सीजन एज अ एटम बिहेव कर रहा है। फ्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऐसे सोडियम की, जब ये तीनों एक्ट कर रहे हैं एज एटम। अब ये तो 2 और 6 था, अगर नेगेटिव का साइन है मतलब इसने 2 लिए हैं। नेगेटिव मतलब लेना है, पॉजिटिव मतलब देना है। ऑक्सीजन ने 2 लिए तो O2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 8। 6 था ना, 2 ले लिए, 8 हो गई। F नेगेटिव कितने लिए इसने, 1 इलेक्ट्रॉन, 7 का क्या बन गया, 8 बन गया। सोडियम की बात करें, Na पॉजिटिव 281 था,
2 और 8 बन गया। चेक करो सर, तीनों की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जब ये तीनों एज एन एलिमेंट बिहेव कर रहे थे तब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ और थी। जैसे इनको आयनिक में कन्वर्ट किया, जैसे ही इनके इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सेम। ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी नॉर्मल गैस के साथ मैच कर रही है, तो नॉर्मल गैस भी इनके अंदर ही ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम के साथ में ही इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक फोर्थ स्पीशीज कौन सा होगा? तुम्हारा नॉर्मल गैस। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे को स्कूल के पेपर में भी टीचर पूछ लेती है, 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है कि स्पीशीज दिए गए होते हैं, बताओ इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से हैं। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक पर तुम लोग ग्रेड 12th में जब जाओगे फिजिक्स में ईएम वेव्स को लेके एक प्रॉपर तुम लोग टॉपिक गो थ्रू करने वाले हो। तो अभी तुम्हारे पास जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। देखो, एक सिंपल से एग्जांपल की अगर हम बात करें, सन से लाइट आ रही है हमारे पास, ठीक है, सूरज है, हमें लाइट एनर्जी दे रहा है। लाइट के साथ में तुम सबको पता है कि वो डिफरेंट रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से यूवी रेडिएशन भी आ रही है, इंफ्रारेड भी आ रही है, अलग अलग रेडिएशंस साथ में आ रही है। तो जो सूरज से हमारे को लाइट एनर्जी के साथ में यूवी रेडिएशंस भी मिल रही हैं, यूवी रेडिएशंस के अलावा इंफ्रारेड भी मिल रही है। ऐसे ही तुम्हारे पास एक्सरे की बात की जाए, एक्सरे करवाते हैं हम लोग, एक्सरे में भी क्या है? रेडिएशंस है। एमआरआई करवा रहे हैं तुम लोग, उसमें भी रेडिएशंस ही है। एक लाइट है, लाइट के थ्रू रेडिएशंस निकल के आ रही है, जिससे तुम लोग एक्सरे करवा रहे हो। ठीक है, कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रेडिएशंस आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव मतलब या तो क्रस्ट और ट्रफ बनाएंगी, जहां पर भी वेव आती है, लाइट भी आ रही है ना, जो लाइट आ रही है उसके साथ भी रेडिएशंस आ रही है, हमें नहीं दिख रही है, बट हमने बचपन में पढ़ा है कि यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं, ओजोन लेयर को खत्म कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब the energy is emitted from any source continuously. Source, it can be a light, it can be your tube light, it can be any kind of source. ठीक है, it can be an X-ray वाली मशीन also. तो उससे जो रेडिएशंस निकल के आ रही हैं, उन रेडिएशंस को बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी। इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब जो रेडिएशंस है ना, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। बिल्कुल है जी, दोनों है। एमआरआई मशीन तुमने देखी है, एमआरआई मशीन का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम लोग अगर कभी भगवान ना करे कि कोई गया हो वहां पर, बट स्टिल तुम्हें पता होगा कि अगर तुम एमआरआई मशीन में, एमआरआई रूम में अगर तुम जाते हो, तो तुम्हारे को सारा का सारा मैग्नेट वगैरह वाली चीजें ओल्ड उतारना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज तुम अपने साथ नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि जो एमआरआई की मशीन है, उसमें से जो रेडिएशंस निकल के आ रही हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट, चुंबक, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ में उसमें इलेक्ट्रिक का भी इफेक्ट होता ही है। एमआरआई मशीन बिना बिजली के तो चलती नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास एक्सरे की मशीन है। तो अब जो भी रेडिएशंस आ रही हैं किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से, जो रेडिएशंस आ रही हैं, उन रेडिएशंस को बोला गया है रेडिएंट एनर्जी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। फिर दूसरी बात, जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। एग्जाम्पल तुम्हारी लाइफ में एक्सरे है, एमआरआई मशीन है, दोनों में रेडिएशंस है,
और दोनों में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है। उसके बाद these waves do not require any medium, और आखिरी चीज जितनी भी वेव्स आ रही है they are coming with same speed। कौन सी? 3 × 10⁸ वाली। भाई सूरज से किरणें आ रही हैं, सन से लाइट आ रही है, उस लाइट के साथ में तुम्हारे पास यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सूरज की लाइट पहले आ रही है और रेडिएशंस उसके पीछे 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 चली है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस कमरे में भी लाइट है, अगर मैं विंडो से बात करूं सन की रेडिएशंस आएंगी, साथ में तुम्हारे पास लाइट भी तो आ रही है। तो अगर रेडिएशंस की बात करें, जो वेव्स निकल के आ रही हैं, वेव्स हमेशा अब हम लोग बात करेंगे क्रस्ट और ट्रफ। वेव्स जो लाइट आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स भी आ रही है। वेव्स मतलब क्रस्ट भी बनाएगी और ट्रफ भी बनाएगी, ठीक है। उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, राइट। दूसरी चीज, उनकी स्पीड क्या है? सेम है स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास ना ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन ही है हमारे पास ईएम वेव्स की, ठीक है। इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है। ओवरऑल चैप्टर तुम लोग 12th में पढ़ोगे। फिजिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है ईएम वेव्स के नाम से, ठीक है। तो अभी के लिए तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद मैं जो बोर्ड में नोट्स लिखूंगी वो लिखूंगी क्रस्ट और ट्रफ को लेके। मतलब वी विल टॉक अबाउट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिमेंबर नोट्स बनाओ। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। जब भी एक वेव प्रोड्यूस होती है तो वो क्रस्ट और ट्रफ बनाती है, ठीक है। कोई भी एक वेव प्रोड्यूस हो रही है वो क्रस्ट बनाएगी और ट्रफ बनाएगी, ये तो सबको पता है। जैसे पानी में पत्थर फेंक दिया, पानी में पत्थर फेंका तो पत्थर ने क्या प्रोड्यूस कर दी? वेव्स प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। अब जब वो क्रस्ट और ट्रफ बना रही है, ऊपर वाला क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है, फाइन। यहां से मेरे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? कुछ डेफिनेशंस निकल के आएंगे। हाँ, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली है वेवलेंथ। वेवलेंथ को तुम हमेशा लैम्डा से लिखते हो। वेवलेंथ क्या है? एक क्रस्ट से लेके दूसरी क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, एक क्रस्ट से लेके दूसरी क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, उसको वेवलेंथ बोला गया। या मैं बात करूं एक ट्रफ से लेके दूसरी ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, एक ट्रफ से लेके दूसरी ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। डेफिनेशन बहुत बेसिक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या तुम्हारे लिए, ये जरूर कर लेना, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने मीटर के बराबर होता है, या 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने सेंटीमीटर के, ओवरऑल 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने मीटर के बराबर है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लैम्डा क्या था? वेवलेंथ थी। वेवलेंथ एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाएं, कितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट तो हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स है, बट इसका जो सिंबल है वो है न्यू। वी लिखा बट थोड़ा सा टेढ़ा करके, दैट इज न्यू। बचपन में तुम एफ पढ़ते हुए आ रहे थे, छोटा सा एफ बनाते थे, वो फ्रीक्वेंसी थी। 9th क्लास में चैप्टर है साउंड के नाम से, ठीक है, उसमें है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी का। वेलोसिटी, बात करें वेव नंबर की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की, जिसमें मैंने ब्लू मार्कर से टिक किया है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो लाइट की स्पीड की अगर बात करूं तो ये उठाएंगे। अगर वेलोसिटी और स्पीड बात की, स्पीड ऑफ लाइट बात की, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सी से। सी
सी हमेशा तुम्हारे को बताएगा स्पीड ऑफ लाइट। वेव नंबर, कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। अच्छा, वेव नंबर को लिखा जाता है v के ऊपर बार एंड दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। जो भी वेवलेंथ होगा ना, जो भी वेवलेंथ होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, वेव नंबर आ जाएगा। टाइम पीरियड कैपिटल टी। बच्चों, टाइम पीरियड और टाइम टेकन में दोनों में फर्क है, ठीक है। टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी से लिखा जाता है, टाइम टेकन हमेशा स्मॉल टी से। अगर तुम इसको स्मॉल टी से लिखोगे तो वो गलत है। टाइम पीरियड हमेशा कैसा लिखा जाता है, कैपिटल टी से। एंड टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। याद करो मेरे साथ में, वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसके बाद आया वेव नंबर v के ऊपर बार, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। टाइम पीरियड कैपिटल T, कैपिटल T इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 into 10 की पावर 8, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने मीटर के बराबर है। इसको मैं इरेज कर देती हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेसिक डेफिनेशंस है, अभी तो कुछ इतना खास नहीं चल रहा। रिमेंबर, नोट्स साथ में जरूर बनाए जाएंगे और मैं चैप्टर के लास्ट में जब एंड होगा चैप्टर का तब मैं नोट्स अपने टेलीग्राम पर अपलोड करूंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए, चलिए फॉर्मूलाज में काम करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी अपने साथ रखनी बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी। चलिए, लैम्डा वेव लेंथ, न्यू लैम्डा वेव लेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी, v के ऊपर बार वेव नंबर, t टाइम पीरियड, राइट। अब आ जाइए फॉर्मूला। अच्छा, c स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूलास। v के ऊपर बार 1 by लैम्डा के बराबर, कैपिटल T 1 by फ्रीक्वेंसी, c is equal to mu lambda। very very important formula। c speed of light, nu frequency, lambda wavelength। ये किया हमने अभी और इसके ऊपर जाएगा न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाली कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी के दोनों न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के, हम लोग एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के सारे न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे, लास्ट में जाके एनसीईआरटी उठाएंगे, बैक एक्सरसाइज, ठीक है। अब कैलकुलेट द वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 500 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, लैम्डा 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब 5800 into 10 की पावर -10 मीटर्स, राइट। तुमने निकाला वेव नंबर, फॉर्मूला साथ में लिखो। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होती है, एक असूल बना के चलो। whatever is given, write it down, write its formula, apply the values and then do calculation। 4 चीजें गिवन,
राइट इट डाउन, फॉर्मूला, अप्लाई वैल्यूज एंड लास्ट में कैलकुलेशन. Whatever is given, written, what you have to find? Wave number, formula of wave number. ठीक है, एक तो वेव नंबर फाइंड आउट करना है, एक वेव नंबर फाइंड आउट करना है और एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, वेव नंबर का 1 बाय लैम्डा 1 अपॉन ठीक है. कैलकुलेशन में पता क्या करना, बच्चे जब 11th में आते हैं ना तो मैम कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. नहीं, कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. रीजन, मैडम तो कह रही है कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब हम क्या बोले, हमें तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. एक्सपोनेंट क्लियर होने ही चाहिए. अगर नीचे 10 की पावर -10 है, ऊपर कन्वर्ट कर दो. ठीक है, अब 1 जो है वो 5800 से डिवाइड नहीं होता, तो भाई इससे 10 की पावर 10 से ना जीरोस बोरो कर लो. ध्यान से समझना कैलकुलेशन में, वरना ना बहुत परेशान होते रहोगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 को 5800 से कैसे डिवाइड करें. एक्सपोनेंट लगाया, 10 की पावर लेके ऊपर. ठीक है, अब क्या किया मैंने, 1 2 3 4 1 2 3 4 अपॉन में 10 की पावर 10 था, 10 की पावर 10 था, 4 माइनस कर दीजिए. राइट, 10 की पावर 10 था, 4 माइनस कर दिया, 10 की पावर आ गया 6. 2 0 से 2 0 काट दी. क्या बता, 100 अपॉन में 58. अब तुम क्या करोगे, थोड़ी सी कटिंग करोगे. कटिंग करने के बाद तुम बैठे रहोगे, यार कटिंग तो हो नहीं रही है, क्या करें. बचपन में लॉन्ग डिवीजन सिखाई गई है, कर दो लॉन्ग डिवीजन. पहले क्या किया, थोड़ा सा रिजॉल्व किया. 10 100 1000 कभी मत काटना, सिर्फ जीरोस को जीरो से काटना. मेरे कहने का ये मतलब है जीरोस को जीरो से काटना. ठीक है, अब 100 को 58 से पहले कटिंग करो, कटिंग करने के बाद डिवीजन कर दो. मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. तुम्हारी कन्वीनियंस होगी तुम्हारे हाथों से कैलकुलेशन. तो यहाँ से मेरे पास वेव नंबर का आंसर आएगा 1.72. ठीक है, साथ साथ में ना सॉल्व जरूर करना, मुझे पॉज करना, फिर सॉल्व करना, पॉज करना, फिर सॉल्व करना. साथ साथ में सॉल्व करो, मजा आएगा. फिर आ गया वेव नंबर. ठीक है, अब क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. इतना क्लियर है वेव नंबर का. ठीक है, इसको मैं रेस कर रही हूं. अब बात करें फ्रीक्वेंसी पर. बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो न्यू क्या गया, C की वैल्यू होता है हमें 3 × 10 की पावर 8. लैम्डा की वैल्यू 5800 × 10 की पावर -10. अगेन फंसे कैलकुलेशन पर, 8 से इधर बोरो कर लो. 3 और कितने करें, 1 2 3 4 कर लेते हैं. नीचे कितना आ गया, 5800 × 10 की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर -10. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए. इसकी तुम करोगे कटिंग, इसकी तुम कर दो कटिंग, इसमें चला दो एक्सपोनेंट. ठीक है ना, इसकी तुम कर दो कटिंग, इसमें चला दो एक्सपोनेंट. इसकी कटिंग करके जो आंसर आ रहा है वो है 5.172. इस पे एक्सपोनेंट चलाया है 10 की पावर 4 -10, जो कि तुम्हारे पास क्या बना 14. फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, या तो सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज. बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा हर बार चलेगा. जब हम अगली क्लास करेंगे तब भी चलेगा C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, या मैं बात करूं वेव नंबर निकालना था, V की पावर V के ऊपर बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. इतना क्लियर. कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देखना, कैलकुलेशन समझना जरा, कैलकुलेशन समझनी जरूरी है. ठीक है, ऊपर वाला क्लियर. अब आ जाओ नीचे वाले क्वेश्चन पे. The wavelength range of a visible spectrum extend from violet to red. Wavelength दी गई है, wavelength दो कलर्स की दी गई. वेवलेंथ पढ़ा था ना, वायलेट की दी गई है, रेड की दी गई है. लैम्डा
लिख दे 400 नैनोमीटर। बेसिक कन्वर्जन करनी है, should be in meters, should be in meters, that is equal to 400 into 10 की पावर -9 मीटर। पहली वेवलेंथ ये दी गई है। सेकेंड वेवलेंथ λ2 750 नैनोमीटर which is equal to 750 into 10 की पावर -9 मीटर्स। निकालना क्या? वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1 निकालनी है और फ्रीक्वेंसी 2 निकालनी है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। चलिए मेरे साथ में कैलकुलेशन करेंगे। C की वैल्यू डालिए 3 into 10 की पावर 8 लैम्डा 400 into 10 की पावर -9। बोरो करेंगे यहां से 1 2 3 4 बोरो कर लेते हैं और नीचे आ गया 400। 4 बोरो किए 10 की पावर 4 10 की पावर -9। ये और ये कैंसल, इसकी कटिंग और इस पे जो आंसर आएगा। ऐसे ही न्यू 2 निकालिए 3 into 10 की पावर 8 अपॉन में 750 into 10 की पावर -9। कैलकुलेशन करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, कैलकुलेट करके एक आएगी 7.5 into 10 की पावर 14, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी आएगी तुम्हारे पास 4 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज की बात करें या हम लोग बात करें सेकेंड इनवर्स की, फॉर्मूला दोनों में एक ही लगा है, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। ठीक है, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा करके मीटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। SI यूनिट जरूर लिखी जाएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक ही है, फिर से रिपीट, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज समझना, जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। 10वीं कक्षा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, दोनों रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों, मैंने तुम्हारे को NCERT इन टेक्स्ट के क्वेश्चन करवाए हैं। फाइन, इतना पढ़ के बैठना, 11th को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। मैंने स्पेशली अभी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, 1 हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि 1 में ना कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी है। तुम्हारे स्कूल में चैप्टर नंबर 1 शुरू हो गया होगा, बट मैं अपने बच्चों को पहले लेवल पे ही डराना नहीं चाहती थी। समझ में नहीं आता कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके थोड़ा, क्योंकि एक लेवल है डिफिकल्ट। ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 खत्म करेंगे। एटलीस्ट हमारे को बेस जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा कि यार नहीं, इजी है, आगे जाके देखेंगे डिफिकल्टी तो आएगी, वो डिफिकल्टी थोड़ा हम बाद में रखेंगे। ठीक है बच्चों, मांगा क्या मैंने तुमसे? तुम्हारी NCERT मांगी है। नोट्स मैं स्पेशली बोर्ड पर की पॉइंट्स बना रही हूँ, जस्ट तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, समझाने को मैं एक बार समझा दूं, बट आई सीरियसली वांट कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो नोट्स जरूर बनाएं। स्क्रीनशॉट ले रहे हो मेरे नोट्स का, उसको राइट लिखो जरूर। लास्ट में जाके डेफिनेटली मैं तुम्हारे को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, बट जब तक हम खुद नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर पढ़ने से पहले तुम्हारे को ना ये वाला लेक्चर पढ़ के आना जरूरी है, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक्ड है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, बड़े आराम से हो जाए। फाइन बच्चों, फाइनली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।